हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। आज की वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप, नियो क्लासिकल एज एंड थोड़ा सा रीप ऑफ द लॉक का ओवरव्यू जानेंगे और ये तीनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीप ऑफ द लॉक जो लिखी थी अलेक्जेंडर पोप ने, वो पब्लिश हुआ था 1712 में एंड देन उसका दोबारा एक फाइनल फॉर्म हुआ था 1714 में। तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है पोम का, अभी तो देखा जाए तो काफ़ी रिडिकुलस लगेगा, बट ये पूरी स्टोरी जो है, पूरा प्ले जो है वो ये है कि किसी ने किसी के बाल काट लिए थोड़े से, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर थे, ये ना बोथ कैरेक्टर जो है ये मे बी पोप के अक्वेंटेंस थे, और ये जो पोम है ये एक्चुअल इंसिडेंट पे बेस्ड है, ठीक है। और पोप ने जो लिखा है ये काफ़ी हाईली एलिवेटेड एपिक की तरह में लिखा है, एपिक स्टाइल में लिखा है, बट इसका जो सब्जेक्ट है, जो पूरा स्टोरी है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिवलस है। फ्रिवलस कहे तो सिली है काफ़ी, ठीक है। ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, बहुत ऐसा वैसा ही है। तो पोप की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। अब काफ़ी क्रिटिक्स ने पोप को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। कुछ लोग कहते थे वो काफ़ी बिटर थे, काफ़ी रूड रहते थे, एंग्री थे और काफ़ी सरकास्टिक रहते थे। जो बाकी क्रिटिक थे वो कहते थे कि पोप काफ़ी एक लॉयल फ्रेंड है, एक मोरल राइटर है और कल्चर को डिफेंड करता है हमारे। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन ये है कि पोप की ना काफ़ी कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थी, काफ़ी डिफिकल्ट पर्सनैलिटी थी। तो वो कभी कभी कुछ टाइम पे जेंटल भी हो जाते थे, फिर हार्श भी हो जाते थे, सीरियस भी रहते थे, फिर मजाक भी करने लगते थे, और काफ़ी नोबल भी थे, बट फिर वो कुछ ऐसे वैसे वर्ड यूज़ करके शार्प टंग भी हो जाते थे। तो उनकी पर्सनालिटी काफ़ी कम्प्लेक्स थी और कुछ लोग उसे कुछ देखते थे, बाकी कुछ देखते थे। देन पोप की फिजिकल कंडीशन जो थी वो काफ़ी फिजिकल डिफॉर्मिटी और इलनेस से सफ़र किया उन्होंने अपनी लाइफ में, और बाकी बहुत क्रिटिक्स ने उसको डिस्कस भी किया, बट इसके बाद भी वो इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट पोएट में से एक बन गए। तो पोप एक बहुत ही ब्रिलियंट, कॉम्प्लिकेटेड, इंटेलिजेंट राइटर थे, जिन्होंने विट और सटायर का यूज़ करके, ठीक है, ऑर्डर डिफेंड किया, ऑर्डर को, और फुलिशनेस को अटैक किया। वाई पोप वॉज ग्रेट? पोप ग्रेट थे क्योंकि वो उन्होंने उनकी एज की सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया था, जो विट होती थी, सटायर होता था, बैलेंस होता था, कंट्रोल, पॉलिश्ड वर्ड्स, क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, उन्होंने अपने प्ले में सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, और इसी की वजह से इस एज को कहा जाता है द एज ऑफ पोप। तो सिंपल इंट्रोडक्शन ये कि जो टाइम जिसमें अलेक्जेंडर पोप रहते थे 1688 टू 1744, उसे हम एज ऑफ पोप कहते हैं, क्योंकि वो वो अपने एज के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर थे ऑफ दैट सेंचुरी एक्चुअली। तो जस्ट एज सम पीरियड, कुछ पीरियड जो होते हैं वो अपने राइटर के नाम से जाने जाते हैं, राइट। पोप जो थे वो अपने एज के वो राइटर बन गए, उनके नाम से ही इसको जाना जाता था, द एज ऑफ पोप। तो क्रिटिक्स इसको इस पीरियड को ये भी कहते थे ऑगस्टन एज, एज ऑफ रीजन एंड एज ऑफ सटायर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो होता था, ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे जो लिटरेचर होता था ना, वो फोकस्ड होता था लॉजिक पे, ऑर्डर पे, बैलेंस पे, मैनर, सोसाइटी और ह्यूमन फुलिशनेस जो होती थी उसे क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो ये इस टाइम पे होता था, लिटरेचर इन चीज़ों पे फोकस होता था। अब इसे ऑगस्टन एज क्यों कहते थे? ये नाम आता है एंशिएंट रोम से, ठीक है। जब एम्परर ऑगस्टस थे उस टाइम पे क्या होता था, लिटरेचर काफ़ी रिफाइंड और डिसिप्लिन होता था। तो इंग्लिश राइटर को क्या करना था, उन्हें भी यही चीज़ को इमिटेट करना था, मतलब कॉपी करना था। जैसे क्लासिकल रोमन राइटर्स थे और वर्गल, तो इन सबको उन्हें इमिटेट करना था, इसलिए उन्होंने अपनी एज का नाम भी ऑगस्टन एज रख दिया। फिर इसे एज ऑफ सटायर क्यों कहते थे? अब ये पीरियड फेमस था जिसपे हम लोग सोसाइटी की जो फुलिशनेस होती थी उसे अटैक करते थे ह्यूमर के थ्रू। तो राइटर्स जो थे उन्होंने प्राइड, फेक मैनर, करप्शन, वैनिटी, सेल्फिशनेस और सोशल हिपोक्रेसी को मॉक किया था, जोकिंग वे में उन सबको डिस्कस किया था। तो अलेक्जेंडर पोप ने भी इस चीज़ को बहुत ब्रिलियंटली किया रीप ऑफ द लॉक में, एंड तभी इसे एज ऑफ सटायर भी कहते हैं। फिर आता है वाई कॉल्ड द एज ऑफ रीजन। तो इस टाइम पे लोगों को ना इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, लॉजिक, डिसिप्लिन, यही चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी, उन्हें वैल्यू करते थे इन चीज़ों को। तो अनलाइक रोमांटिक राइटर्स पहले की तरह पे वो इन इमोशंस को ऐसे वर्शिप नहीं करते थे या फिर बहुत चीज़ें इमेजिन नहीं करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिक और डिसिप्लिन वाले लोग थे, तो इसे एज ऑफ रीजन भी कहा जाता था। तो ये तीन हमारे हो गए। देन आता है ओके, तो अब इमेजिन करो इंग्लैंड है, काफ़ी सारी पॉलिटिकल फाइट हो गई, सिविल वॉर हो गई। अब सोसाइटी ने इतना वायलेंस देख लिया, इतना कंफ्यूजन देख लिया, इतना हलचल डिसऑर्डर पूरा देख लिया, तो लोग ना लड़ाई से थक चुके थे, वो कॉन्फ्लिक्ट से बहुत टायर्ड थे। अब उनको चाहिए था कि अब बस वॉर खत्म हो गई या पीस आ जाए, केओस की जगह ऑर्डर आ जाए सोसाइटी में, इमोशन की जगह रीजन आ जाए, ठीक है, बैलेंस इंस्टेड ऑफ एक्सेस एंड गुड मैनर्स इंस्टेड ऑफ वाइल्ड बिहेवियर। एक्सेस की जगह बैलेंस आ जाए सोसाइटी में, और ऐसे लड़ाई वगैरह जो वाइल्ड बिहेवियर है इसकी जगह गुड मैनर्स आ जाए। तो ये जो राइटर्स थे इस एज के, इन्होंने इन्हीं आइडियाज़ को अपने लिटरेचर में रिफ्लेक्ट किया है, ऑफ पीस एंड ऑर्डर, रीजन, बैलेंस, गुड मैनर्स। इस एज के लोगों को ये पसंद था, रूल पसंद थे, डिसिप्लिन पसंद था, बहुत अच्छी पॉलिश लैंग्वेज और सटायर। तो यहाँ पे सोसाइटी एंड इकोनॉमी कैसी थी? ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे हमें बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड फाउंड किया गया, इंश्योरेंस कंपनी की ग्रोथ हुई, कंपनीज का ट्रेड हुआ, कॉमर्स का राइज हुआ, और जो मिडिल क्लास थे वो और थोड़े ग्रो करते गए। तो इसकी वजह से काफ़ी जो लोग थे वो चाहते थे कि काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाए सोसाइटी में, काफ़ी ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो। तो यहाँ पे जो लिटरेचर था वो भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और पॉलिश हो गया सोसाइटी की तरह। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लंदन, अब लंदन क्या है? लंदन इसका सेंटर बन जाता है। लंदन पॉलिटिक्स, ट्रेड, मनी, प्रिंटिंग, लिटरेचर, कल्चर, इन सबका सेंटर बन जाता है, और जो मोस्ट मेजर राइटर थे वो लंदन से ही कनेक्टेड रहते थे। इन लिटरेचर लंदन बिकेम अ सिंबल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लाइफ। तो इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ईस्ट, फिर क्या होता है, इंग्लैंड जो था वो ना ग्लोबली ट्रेड कर रहा था, तो पीपल अब वो क्यूरियस हो गए थे अब कंट्रीज को लेके, जैसे कि इंडिया, चाइना, अरेबिया, ईस्टर्न लग्जरी गुड और फॉरेन आइडियाज। तभी
जो रेप ऑफ द लॉक में एक बेलिंडा कैरेक्टर है, बेलिंडा का जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर वर्ल्ड के हर पार्ट में से होते हैं। तो ये शो करता है कि कैसे इस टाइम पे ट्रेड और एम्पायर का एक्सपेंडेशन हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। तो ठीक है, मेन फीचर ऑफ ऑगस्टन लिटरेचर क्या था? पॉलिश लैंग्वेज, बैलेंस, लॉजिक, विट, क्लैरिटी, एलिगेंस। थीम क्या थे? सोसाइटी, मैनर्स, मोरल, सिटी लाइफ और ह्यूमन वीकनेस। एंड फॉर्म क्या यूज करते थे वो ये सब लिखने के लिए? सटायर, एसे, मॉक एपिक जैसे कि रेप ऑफ द लॉक, एंड हेरोइक कुप्लेट्स। तो ये सब आप मेमोराइज कर लेना, एक बार अपने आंसर में ना इन सबको डाल लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पैराडॉक्स ऑफ ऑगस्टन राइटर। अब ये क्या है? अब ये जो एज थी ये सपोर्ट करती थी ऑर्डर को, बट जो मेनी राइटर्स थे वो गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बेटर सोसाइटी चाहिए थी। तो वो क्या करते थे? वो इसे को सटायर यूज करते थे, करप्शन, बैड मैनर, जो सेल्फिश पॉलिटिशियन होते थे और जो मोरल डिक्लाइन हो रहा था इन चीज़ों को अटैक करने के लिए। तो वो क्या करते थे? वाइल प्रेजिंग ऑर्डर, अब जब वो ऑर्डर को प्रेज कर रहे हैं कि उन्हें ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, वो रॉन्ग रूलर्स को साइड बाय साइड अपोज कर रहे थे इसके थ्रू। तो जो ऑगस्टन एज थी वो एक पीरियड था ऑफ रीजन, ऑर्डर, सटायर एंड सोशल अवेयरनेस। एंड अलेक्जेंडर पोप जो थे वो अपने यहाँ के ग्रेटेस्ट पोएट बन गए क्योंकि उनके काम ने इन सारी चीज़ों को परफेक्टली एक्सप्रेस किया था। ठीक है, ये जो स्पिरिट था टाइम का ये सब परफेक्टली एक्सप्रेस किया था। देन आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नियो क्लासिकल एज। तो ये क्या है? तो ये जो ऑगस्टन एज होती थी इसे हम नियो क्लासिकल एज भी कहते थे। नियो का मतलब न्यू हो जाता है, क्लासिकल मतलब जो चीज़ एंशिएंट ग्रीक या फिर रोमन लिटरेचर से रिलेटेड हो। तो न्यू क्लासिसिज्म इसका मीनिंग होता था कि एक न्यू रिटर्न टू द आइडियल्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। तो इस एज के जो राइटर थे ये बिलीव करते थे कि जो पुराने क्लासिकल राइटर थे वो बेस्ट एग्जाम्पल देते थे। उनके जो लिटरेचर था, उनकी जो मोरालिटी थी, डिसिप्लिन था, स्टाइल था, वो बेस्ट एग्जाम्पल था। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इन चीज़ों पर ना रिटर्न करना चाहिए, उन्हें इन्हीं आइडियाज़ को अडेप्ट करना चाहिए। तो इसी को न्यू क्लासिकल एज कहते थे कि वो वापस रिटर्न कर रहे हैं ग्रीस और रोम के आइडियल्स को। तो वाई रिटर्न टू क्लासिक? अब इतना इंग्लैंड में जब पॉलिटिकल डिसऑर्डर और कंफ्यूजन हो गया, सोसाइटी को चाहिए थे पीस, ऑर्डर, डिसिप्लिन और कंट्रोल। तो राइटर्स ने सोचा कि अब मैं ये बैलेंस और ऑर्डर कहाँ से लाऊं, हम ये कहाँ से सीखें? तो उन्होंने एशियन टाइम में वापस देखा तो उन्हें मिला ग्रीस और रोम। तो उन्होंने उनका जब लिटरेचर देखा तो एकदम पूरा भरा हुआ था स्ट्रक्चर से, लॉजिक से, ब्यूटी, डिग्निटी, एलिगेंस और मोरल लेसन। तो उन्होंने यही चीज़ें, यही जो वैल्यूज़ थी वो इंग्लिश लिटरेचर में लाने का ट्राई किया। ठीक है, एंड तभी इसे न्यू क्लासिकल एज कहते हैं। ठीक है, इसे सिल्वर एज ऑफ रेनेसांस, ये भाई इस टाइम को इतना कुछ कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ दिस, एज ऑफ दैट, बट काफ़ी अच्छा टाइम था। तो कुछ क्रिटिक्स जो हैं इसे कहते हैं द सिल्वर एज ऑफ द रेनेसांस। क्यों? क्योंकि रेनेसांस टाइम पे ही सबसे पहले क्लासिकल लर्निंग को रिवाइव किया गया था और जो न्यू क्लासिकल एज थी वो फिर उसने उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया बट एक न्यू वे में। तो ये उतना रेनेसांस जो ओरिजिनल वाला था उसके जितना ओरिजिनल नहीं था जो गोल्डन एज थी, बट वो उसके काफ़ी हद तक पास था, हाईली रिफाइंड था। तो मेन लिटरेरी आइडियल्स क्या थे न्यू क्लासिज्म के? सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, राइटिंग जो है वो एकदम ईजी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, समझ आना चाहिए, अननेसेसरी कंफ्यूजन या फिर कोई डिफिकल्ट वर्ड प्ले नहीं होना चाहिए। देन बैलेंस होना चाहिए, अवॉइड इमोशनल एक्सट्रीम्स, जैसे अब हमने पोइट्री में देखा था जॉन डन या फिर फिलिप सिडनी, ऐसे इमोशंस को अवॉइड करना है और मॉडरेशन और रीजन को यूज़ करना है, लॉजिकल रखना है बेसिकली। देन करेक्टनेस, राइटर्स को चाहिए थे कि पॉलिश्ड राइटर्स से मतलब सोचा जाता था कि उनके काम में पॉलिश्ड ग्रामर हो, प्रॉपर फॉर्म हो, एलिगेंस हो और डिसिप्लिन हो, ऐसे वैसे ही कुछ नहीं लिखना। ऑर्डर, लिटरेचर में एकदम स्ट्रक्चर और कंट्रोल होना चाहिए। एंड देन मोरालिटी, जो लिटरेचर में तुम जो भी लिख रहे हो वो किसी ना किसी तरह से या तो सोसाइटी को इम्प्रूव करनी चाहिए और साथ ही साथ वैल्यूज़ को भी टीच करना चाहिए। तो फेमस राइटर जो थे और उनके आइडियाज़, जॉन ड्राइटन उनको इम्प्रूव करना था इंग्लिश लैंग्वेज और पोइट्री को। अलेक्जेंडर पोप वो कह रहे थे कि पोइट्री जो है पोइट्री को कॉमन ट्रूथ्स को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये हम ऐड कर सकते हैं। What oft was thought but near so well expressed, मतलब गुड पोइट्री जो होती है वो वो कहती है कि फेमिलियर आइडियाज इन अ बेटर वे, फेमिलियर आइडियाज को एक्सप्रेस करती है इन अ बेटर वे। तो ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स, राइटर्स ने ग्रीक और रोमन ऑथर्स का वर्क ट्रांसलेट किया ताकि उनके मोरल्स इम्प्रूव हो एंड उनकी इंग्लिश पोइट्री भी इम्प्रूव हो। ठीक है, और साथ ही साथ ये ग्रेट मॉडल्स को सीखें और ताकि वो यूरोपियन लिटरेरी जो स्टैंडर्ड्स है उनको मैच कर पाए। तो पोप ने ट्रांसलेट किया था द इलियड एंड द ओडिसी को। अभी सटायर इंपॉर्टेंट क्यों था? सटायर इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो मोस्ट राइटर्स थे वो सटायरिस्ट ही बन चुके थे। इवन जेंटल राइटर जैसे कि जोसेफ एडिसन बहुत कम सटायर यूज़ करते थे बट वो भी यूज़ करने लग गए थे। तो अलेक्जेंडर पोप जो थे उन्होंने रेप ऑफ द लॉक में बहुत ही शार्प सटायर यूज़ किया है टू करेक्ट सोसाइटी। Neoclassicism in the Augustan age was a literary movement that valued reason, discipline, clarity, and classical models. Alexander Pope became its finest representative through his polished style, satire, and commitment to literary excellence. ठीक है, then यहाँ पे ये क्वेश्चन है and that was it. That was the video. Stay tuned for the next video क्योंकि उसमें हम लोग इसी डिटेल वे में रेप ऑफ द लॉक को पढ़ेंगे. And thank you so much for watching and bye bye.